देखो फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु बम के बारे में, है ना। परमाणु बम की संरचना कैसी होती है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं। ठीक, सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ा दिया है, हमने आपको बता दिया है नाभिकीय विखंडन के बारे में। तो नाभिकीय विखंडन का बिल्कुल सरल सी चीज़ समझिए, कोई भी जो पदार्थ है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक, जो कि अस्थायी होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ कैसा होता है? अस्थायी, है ना। स्थायी थोड़ा होता है जल्दी। तो अस्थायी जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है कि जब कभी हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, क्या कराते हैं? न्यूट्रॉनों की बमबारी। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब इन पे अगर न्यूट्रॉनों की बमबारी अगर आप कराओगे तो क्या होता है? बमबारी कराने पर जो ये नाभिक है, मतलब परमाणु का नाभिक है, वो दो भागों में टूट जाता है। इससे टूटने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, सारे सारे न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस घटना को? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन हमने आपको बता दिया था, विखंडन हमने आपको बता दिया था ना। नाभिकीय विखंडन जो है इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आती थी। क्या कि नाभिकीय विखंडन के लिए मान लो कोनो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यो एक खास साइज होना चाहिए। अगर उस खास साइज से छोटा है या बड़ा है और छोटा है, ठीक है, खास साइज से अगर छोटा है तब फिर न्यूट्रॉनों की बमबारी अगर आप कराओगे तब ये विखंडन की प्रक्रिया नहीं होगी। जो खास साइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक साइज। क्या कहते हैं उसे? क्रांतिक साइज। इसके अलावा हमने आपको यूरेनियम के विखंडन संबंधित बातें बताई थी कि यूरेनियम के द्वीप समस्थानिक होते हैं 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238 होता है। 92 यूरेनियम 235 जो होते हैं तनक से ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन उनको विखंडित कर सकते हैं, जबकि 92 यूरेनियम 238 वाले जो हैं वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा जो न्यूट्रॉन रखते हैं वही उनको विखंडित कर पाएंगे, लेकिन संख्या इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से आप मतलब ये अभिक्रिया चयन प्रक्रिया लगातार करा सकते हो। बताया था कि नहीं? उसके उपाय भी बताए थे आपको, याद होगा आपको थोड़ा बहुत। तो आज देखो, ये जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया ये जब लगातार हो रही है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अगर लगातार होती रहे, जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया लगातार होती रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया अगर लगातार होती रहे तो विखंडन तो हमने आपको बताया था, ये बड़ा सा यूरेनियम ये टूट गया, 2 इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा मुक्त कर दी और साथ साथ न्यूट्रॉन निकल गए। ठीक, तो फिर यहाँ पे यूरेनियम मिला, फिर वो फूटो, अब फिर यहाँ से 2 लोग निकले, ऊर्जा निकली। तो ये लगातार अगर ये होते रहे, इसी तरीके से प्रक्रिया होती रहे तो इसी को हम क्या कहते हैं? चयन प्रक्रिया। ठीक है, बात समझ पा रहे कि कल हमने सब आपको बता दिया था। आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो नाभिकीय विखंडन होती है, तो नाभिकीय विखंडन की जो चयन प्रक्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कौन अभिक्रिया होती है? श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक, एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहते हैं? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। एक होती है उसे कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो, इसे देखो, समझो इसको। मान लो कोनो अभिक्रिया अगर होने लगी, जैसे यहाँ पे आप समझो कोई भी प्रोसेस अगर चालू हो गया, जैसे तुम समझ लो घर में तुम्हें पंखा चलाना है, तो पंखा चलाने के लिए एक बार पंखा अगर चल गया, तुमसे मम्मी कह देनी अब सर्दी लग रही, पंखा बंद कर दो, तो तुम पंखा पे नियंत्रण कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो भाई। नियंत्रण का बटन बंद कर दी, पंखा बंद हो गया, यानी नियंत्रित है, पंखा तुम्हारे नियंत्रण में है। ठीक, बात समझ पा रहे कि नहीं? कोई भी चीज़ जो एक बार चालू हो जाए और वक्त तुम बंद कर सको या रोक सको, तो वह चीज़ कैसी होगी? तुम्हारे नियंत्रण में। कैसी होगी? नियंत्रण में। पंखा चालू होगा तो ऐसा तो है ना कि लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, पंखा चले रही, तुम्हारे नियंत्रण से बाहर, ऐसे तो होएगी नहीं। बात समझ पा रहे? लेकिन जो तुम्हारी ये विखंडन अभिक्रिया हो रही, श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया, ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो नियंत्रित होती है, एक तो अनियंत्रित होती है। हमने आपको ये भी बताया है कि परमाणु बम जो होता है, ठीक, वो नाभिकीय विखंडन से होता है। नाभिकीय विखंडन से होता है। अब मान लो परमाणु बम कौन फूटेगा, मान लो कौन पर कौन देश में फोड़ देगा परमाणु बम। अब तुम जान भी पढ़े हो फिजिक्स में कि ये कौन अभिक्रिया के द्वारा होती? नाभिकीय विखंडन के द्वारा होती। कौन द्वारा होती? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो एक बार परमाणु बम अगर फूटो है तो उसके अंदर कौन प्रक्रिया चल रही हुई है? नाभिकीय विखंडन की। कौन प्रक्रिया चल रही है? अब मान लो जौन फोड़ी है इसको थोड़ी देर में कहने लग, भैया तुम फोड़ी जाओ, जल्दी से रोको जाके। बस रखा कहते जाओ रोको जाके, तुम फोड़ दिन, इतने लोग मरे जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, जाओ कब जल्दी रोको तुम। तो तुम जाके रोक लोगे क्या? नहीं रोक पाओगे। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसको हम रोक ही ना सकें, वो एक बार अगर शुरू हो जाए तो लगातार विखंडन की प्रक्रिया चालू रहे, तब तक चालू रहे जब तक कि जो तुम्हारा पदार्थ है, यूरेनियम जिसके द्वारा वो बना है, या पोलोनियम या जिसके द्वारा भी बना हुआ है, जब तक वो समाप्त ना हो जाए तब तक वो लगातार अभिक्रिया चलती ही रहेगी। वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है कि अगर विखंडन की प्रक्रिया चल जाए और चलने के बाद आदमी उसको रोक सके, किसी तरीके से कौनो भी उपाय जुगाड़ करके अगर रोक ले, तो वही प्रक्रिया कहलाती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। बात समझ पाए? क्लियर? दोनों समझ में आया अंतर की नहीं? ठीक, जैसे ये विस्फोट हमने कल बताया था कि नहीं, नाभिकीय विखंडन हमने कल समझाया रहा कि नहीं? तो समझा ही रहा, तो बता ही रहा कि अगर श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चल रही है
तो तुम रोक दो बीच में किसी तरीके से, अगर बीच में किसी तरीके से रोक दो तो नियंत्रित हो जाएगी, और अगर रोके ना रुके तो अनियंत्रित। तो कौन सी होगी? अनियंत्रित। तो श्रृंखला अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो अनियंत्रित वाली और एक नियंत्रित वाली। तो देखो अब जो 2 प्रकार की ये विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया है, उसमें सबसे पहले आप इसका बढ़िया इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट, कंपटीशन में ज़्यादा करके पूछता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना, कहेगा कि परमाणु बम उदाहरण है किस अभिक्रिया का, तो ऑप्शन देगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सी नंबर अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब 4 ऑप्शन आए तो तुम क्या मान लगाइयो? हाँ, कौन सा लगाओगे? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, आई दे तब भी एक लगाओगे। ठीक, केवल नाभिकीय विखंडन नहीं कहोगे, केवल नहीं कहोगे। हाँ, लेकिन अगर केवल वही दिया गया हो, ये लोग नियंत्रित आंतरित करके ना दिया हो, तब तुम नाभिकीय विखंडन लगा दोगे। ठीक, तो भैया जो परमाणु बम है ना, ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया का उदाहरण है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो यह बात समझ में आएगी नहीं? पहले विखंडन हमने पढ़ा, नाभिकीय विखंडन का होता है, नाभिकीय विखंडन जो है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ा, नाभिकीय विखंडन वही श्रृंखला, भैया लगातार चल रहा हो तो श्रृंखला, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया हो गई। और वही जो श्रृंखला अभिक्रिया है फिर 2 भागों में बांटो, एक नियंत्रित वाला और एक नियंत्रित वाला। बस ये समझ लो कि श्रृंखला अभिक्रिया का अगर तुम रोक सको तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और ना रोक पाओ तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब परमाणु बम जहाँ फूटेगा तो वहाँ रोकन चाहिए, तो तुम वहीं फूट जाइए, रोके भैया। कौन वैज्ञानिक, कितना बड़ा वैज्ञानिक कौन हो, वो नहीं रुके, तब रुकेगा तब जब पूरा यूरेनियम खत्म हो जाएगा, तब ओखर रोकने के बीच में कोनो चारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, तो तुरंत बताओगे, वैसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसको किसी तरीके से नियंत्रित ना किया जा सके, कि कोने भी प्रयास से ना रोका सके, वैसी श्रृंखला अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाली बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, और इस ऊर्जा का हम कोनो उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये ऊर्जा केवल बर्बादी का के लिए कार्यकर होती है। इसको अभी अच्छे से बताएंगे हाइड्रोजन बम के बारे में, सॉरी परमाणु बम के बारे में, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक, क्लियर। और ये एक बार शुरू हो गई तो चलती रहती है और रुकेगी नहीं, तब तक नहीं रुकती जब तक कि तुम्हारा पूरा यूरेनियम या जिसका वो बना हुआ है, चाहे पोलोनियम का बना हो, जिसका तुम्हारा वो बना हुआ है, ठीक है, वो खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक तुम्हारा चलता रहेगा। ठीक, तो इसका उदाहरण कौन है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का? परमाणु बम। अभी परमाणु बम को आपको समझाएंगे इसका क्रियाकलाप। ठीक, इसके अलावा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया, अब हम श्रृंखला अभिक्रिया बोल रहे हैं तो मतलब तुम्हारे दिमाग में पहले चल रहा हो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया है। तो ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसको किसी भी कृत्रिम उपायों के द्वारा मानो उसको रोक सके। ठीक है, जब वो चाहे तब उसको चला ले, जब चाहे तो उसको रोक ले, तो ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया को हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जो परमाणु रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, वह उदाहरण आपके। तो नाभिकीय रिएक्टर से क्या होता है, तो ये भी पढ़ाएंगे डिटेल में आपको। नाभिकीय रिएक्टर से होता है क्या है कि जो परमाणु वाले विद्युत घर होते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि पानी को गर्म करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो वो आगे आपको डिटेल में समझाएंगे नाभिकीय रिएक्टर कार्य कैसे करता है। ठीक, तो इसका उदाहरण ये हो गया, तो दोनों को याद रखना है। नियंत्रित वाले का कौन सा उदाहरण है? नाभिकीय रिएक्टर, अनियंत्रित का परमाणु बम। ठीक, और लेकिन आपसे पूछ देना नाभिकीय विखंडन का उदाहरण बताओ तो दोनों आ जाएंगे। नाभिकीय विखंडन में दोनों आएंगे कि नहीं? ठीक, अब ये इसकी लैंग्वेज लिखी है, उसको आप देख लेना है। बात समझ पा रहे हो? नियंत्रित आते नहीं समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सीधा परमाणु बम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परमाणु बम के बारे में। अब परमाणु बम क्या होता है ये समझते हैं। देखो, तो परमाणु बम जो होता है बच्चा, वास्तव में जो परमाणु बम बना होता है वो किससे बना होता है, पहले ध्यान से देखिए। परमाणु बम को बनाने के लिए या तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम का। ठीक है, तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया था, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कौन वाले यूरेनियम का? 92 238 की 35 92 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करेंगे भैया, यही तो जल्दी फूटा थी है 235, तो 92 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर यू नहीं है तो एक और नया खोज लिया गया, उसका नाम है पोलोनियम। क्या नाम है? पोलोनियम। इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था TNT, इनका भी इस्तेमाल पहले के लोग करते थे। अब नया वर्जन है तो अब नए जो परमाणु बम है वह इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो TNT का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यून। ठीक, इसका भी इस्तेमाल किया सकता है, ये लेकिन उतनी विस्फोटक घातक नहीं है। ठीक है, अभी कार्य कैसे करता है पहले समझते हैं। ठीक, देखो होता क्या है, बिल्कुल सरल सी इसकी प्रक्रिया है और बिल्कुल कठिन नहीं, आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। होता क्या है कि जो तुम्हारा परमाणु बम होता है उसमें क्या किया जाता है कि 2 टुकड़े ले लिए जाते हैं, और टुकड़े का एक लेंगे, तुम्हारा जो परमाणु बम बनाने के लिए पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, कौन पदार्थ इस्तेमाल करेंगे? या तो यूरेनियम या तो पोलोनियम, यही दोनों का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। आधुनिक समय में, जो वर्तमान समय में पूरी दुनिया में लगभग बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार हो चुके हैं। लगभग आप अगर आंकड़ा सही बताएं तो सही एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 15,000 से ज़्यादा जो परमाणु बम है तैयार हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में।
और ज़्यादा है, ठीक है। जबकि पूरे वर्ल्ड को समाप्त करने के लिए, पूरी धरती को विनाश करने के लिए केवल और केवल शायद 300 परमाणु बम की जरूरत पड़ेगी। और 20,000, ये 15,000 बहुत कम संख्या बताए हैं, और ज़्यादा ही हो गए, 20-25,000 से ऊपर हो गए हैं। बात समझ पा रहे हैं? पूरी धरती को समाप्त करने के लिए एक बार पूरी तरीके से तबाह कर दे पूरी धरती, कितने बम की जरूरत पड़ेगी? 300 है। एक देश के पास इतनी है, और रूस और अमेरिका के पास तो 300 तो बहुत ज़्यादा है। 1000, 1500 से ज़्यादा तो एक देश के पास है। भारत के पास भी बहुत सारे, जैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, तो वो मिसाइल होती है, मिसाइल के अंदर परमाणु बम धरे होते हैं, और जाके जो देश के मारा, ठोक दो जाके, होगा खत्म, काम खत्म हो देश है। अभी विनाश की इसकी लीला पूरा बताएंगे कैसे विनाश करता है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए। होता क्या है कि जो परमाणु बम होता है, ये बड़े से एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है। ये देखो दिख रहा कंटेनर, ये लोहे का मोटी चादर का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे की मोटी चादर का बना होता है। ये चित्र हमने आपको बता दिया है, बना दिया, अभी इसको दिखाएंगे भी आपको, तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा सा कंटेनर होता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक इस तरीके का। मिसाइल देखा, मिसाइल तो मिसाइल इसे नहीं बनी होती है एकदम आगे की, और इसे इसका भी बना दिया था बड़ा सा कंटेनर, पीछे भी कंटेनर ढका रहता है, और इसमें क्या कर दिया था, ऊपर से एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे रहता है, ठीक। और इन दोनों टुकड़ों को देखो, ध्यान समझिए, जो हमने कल आपको बताया था क्रांतिक साइज या क्रांतिक द्रव्यमान, बताया था कि नहीं। अगर देखो ये या तो क्रांतिक साइज में अगर तुमने इसको रख दिया या फिर इसको रख दिया, पोलोनियम की रख दिया या तो क्या रख देनी यूरेनियम का, मैं कौनों का अगर रख दूँ क्रांतिक साइज में, तो भैया अंतरिक्ष से न्यूट्रॉन आके जरा टक्कर मारी विस्फोट होगा, काम है खत्म, लैब मजे में धरो, ये विस्फोट, पूरा एरिया है विस्फोट, आसपास के 4-5 किलोमीटर तक के सब तबाह बर्बाद, और 20-20 किलोमीटर तक के लोग वहाँ भी बर्बाद हो जाएंगे, वहाँ भी तबाही फैल जाती है। भी बताएंगे किस तरीके से तबाह करता है ना, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो होता क्या है कि भैया जो ये पदार्थ रखे जाते हैं, इनका साइज क्रांतिक साइज से कम रखा जाता है। क्रांतिक साइज मतलब किसी को बताया ही नहीं जाता कितना होता है। क्रांतिक साइज पर किसी को ही ये नहीं बताता। ये आंकड़े केवल और केवल जो देश है, देश के जो महान वैज्ञानिक हैं उन्हीं तक सीमित रहता है। इस आंकड़े को कहीं भी नहीं दिया जाता कि क्रांतिक साइज होता कितना है, कभी भी इसको बताया ही नहीं गया है। क्योंकि अगर ये बताया जाए तो किसी तरीके से जो चोर ये आतंकवादी होते हैं ना, डकैत आतंकवादी है, आतंकवादी को जानते हो संगठन कितने कमीने होते हैं, अगर उनको क्रांतिक साइज बता दिया जाए तो किसी तरीके से यूरेनियम प्राप्त कर लेंगे या पोलोनियम प्राप्त कर लिया, अब बना लिया इन्होंने परमाणु हथियार। इसीलिए जितने आतंकवादी संगठन है वे अपन टुच्चे वाले बंदूक से मरिए, ठाठा करिए, गोला बारूद दोहे चलेंगे, उनके पास परमाणु हथियार नहीं होते हैं। अगर परमाणु हथियार हो इन गदान के पास तो दो देश से उनके ऊपर ये ठोक दें। देखो परमाणु हथियार या तो भारत के पास या पाकिस्तान, से भारत और पाकिस्तान है तो भारत के पास है, पाकिस्तान के पास, अमेरिका के पास, चीन के पास, सबके पास है। लेकिन आतंकी संगठन भी तो बहुत सुने हो तुम लोगों ने, अलकायदा, अलकायदा, ये सब बहुत सारे आतंकी संगठन होते हैं। तो इन आतंकी संगठनों के पास जो बम होंगे, बम भी होंगे वे ग्रेनेड वाले, ऐसे मुंह से फोड़ के ऐसे फेंक दो, और फेंक दो तो बम होंगे, तोपें भी हो सकती हैं लेकिन तोपें भी नहीं, गन होंगी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन ये परमाणु बम नहीं होगा उनके पास, क्योंकि गदहान का आज तक क्योंकि जब पहली बार परमाणु बम फोड़ा गया था जापान में, हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर में, तब क्या था, बहुत ज़्यादा तबाही आई थी। तो जिन वैज्ञानिकों ने इस बम को बनाया था वो लोग रो रहे थे कि इतना घातक हम लोगों ने बना दिया, आगे चल करके ये आदमी जो है इसी को बनाने के होड़ में लग जाएगा, क्योंकि जिसके पास परमाणु बम है ज़्यादा वही देश आगे निकलेगा। तो ये चीज़ें हमने बना जरूर दी हैं, तो देश तक ही सीमित रहे, आम आदमी को इस चीज़ के बारे में पता ना हो कि क्रांतिक साइज कितना रखा जाता है उसका। तो क्रांतिक साइज के बारे में किसी को ओपन नहीं किया गया। अगर बता दी जाए तो ये जितने अलकायदा वाले सब बना लें, और पाकिस्तान में जो जितने आतंकवादी गदान का अगर बता दी जाए तो ये पक्का फोड़ दें के भारत में, समझ रहे हो। अभी भारत में अगर फोड़िए तो भारत में, पाकिस्तान में फोड़िए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बेफालतू लड़ाई करा दें। तो ये साइज जो है क्रांतिक साइज किसी को नहीं पता होता है, ठीक, ये बात समझ पाए, क्लियर। लेकिन होता क्या है कि जब ये परमाणु बम बनाया जाता है तो होता क्या है कि एक टुकड़ा नीचे रखा गया, एक टुकड़ा ऊपर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे, 2 टुकड़े रखे गए। अब इन टुकड़ों का साइज जब इनको मिला दोगे तब वो साइज बिल्कुल क्रांतिक साइज का आ जाता है। किसका आ जाता है? क्रांतिक साइज। जब इन टुकड़ों को मिला दोगे ना इसे, ठीक, जब यहाँ के नीचे मिलेगा तो साइज का हो जाता है? क्रांतिक साइज का, ठीक। तो होता क्या है, मिसाइल वगैरह जब भी इसमें लोड करके इसको भेजा जाता है, मान लो कहीं पे एक छोड़ना या फेंकना, तो उसमें छोड़ना या फेंकना, तो ऊपर से जब मिसाइल ले आती है तो ये ढक्कन को पकड़े रहती है। अब पकड़ करके किसको खींचेगी तो यहाँ से रस्सी टूटेगी, रस्सी स्प्रिंग जो भी टूट करके जाके फटाक से इसमें प्रवेश कर जाएगा। ये जहाँ प्रवेश करेगा तो यूरेनियम, ये जो भी जिसका ये बना हुआ उसका साइज का हो जाएगा, क्रांतिक साइज के बराबर हो जाएगा। और न्यूट्रॉनों की एक आध भी बमबारी का आप यहाँ से करा दिया जाएगी, तो जैसे ही बमबारी उसमें सिस्टम लगा होता है न्यूट्रॉनों की, तो न्यूट्रॉन एक आध जैसे इसमें छूटे, टच किया, टक्कर मारे, तुरंत ये विस्फोट होगा और पूरी जो इसका कवर है उसको फाड़ फूड़ के एकदम पूरा इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न करेगा कि वहाँ इतनी ज़्यादा तबाही आएगी कि बहुत ज़्यादा वहाँ बर्बादी आ जाती है। अब कितनी तबाही आएगी वो भी हम आपको बताएंगे अभी, ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। इसको डिटेल में भी सब चीज़ें बताएंगे। तो ये प्रोसेस कितना सरल है,
ऊपर से गिरा दो, फटाक से गिरा दो, न्यूट्रॉन मार टक्कर एक दिन मरवा दो, काम खत्म, उड़ेगा। ये परमाणु बम है, कितनी सरल संरचना है कि नहीं, सरल है कि नहीं, बस कवर कर देंगे इसे। लेकिन भैया ये जो क्रांतिक साइज है इसको ओपन अभी तक नहीं किया गया, कहीं भी सर्च करोगे ना, इन यूट्यूब पर वगैरह पे इसको सर्च वगैरह नहीं करना है। जो जैसे यूट्यूब पे आप जितना काम वगैरह करते हो, यूट्यूब पर गूगल पर कहीं सर्च करोगे वो निगरानी रखते हैं। यूट्यूब के पास सब कुछ पता है, हर आंकड़ा, तुम जो भी एक्टिविटी करते हो, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक जो तुम चलाते हो, जो तुम सर्च करियो, उसका सब पता है कि बंदा क्या कर थी, सब कुछ पता है उसको। उस हर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन गूगल, फेसबुक जो मोबाइल है आजकल हर आंकड़े वो उसके पास है। समझ रहे हो, अमेरिका के जो लोग हैं जिनका यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल, अगर तुम फोन चलाते हो, जो सर्च करते हो, देख रहे हो इधर उधर चीज़ें, वो सब जानता है तुम क्या करते हो। समझ रहे हो कि नहीं, सब कुछ उसको पता है, सब कुछ मालूम है। तो ऐसी एक्टिविटी जो आतंकवाद, जो मान लो अगर कोई आदमी है इसे आतंकवादी वाली चीज़ें ज़्यादा सर्च करता है, लगातार सर्च करता है, एक दो बार कर दिन कोई दिक्कत नहीं, और लगातार वो सर्च कर रहा है तो वो जान जाएगा कि ये पक्का आतंकवादी है। अब फिर ज़्यादा टाइम जब पुलिस को शक होगा ऐसा कुछ, तो फिर अगर उसमें कार्रवाई हो सकती है आप पे। तो ये चीज़ें वहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं कि कितना क्रांतिक साइज कितना होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे नहीं? ठीक, चलो अच्छा, अब इसको देखते हैं, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। और देखो भाई, जब भी ये परमाणु बम जो है फूटेगा, जब परमाणु बम फूटता है तो समझिए कि टेम्परेचर उस समय वातावरण का बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है जब ये फूटता है, इतना ज़्यादा तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है आसपास के एरिया का। साथ ही साथ जब ये देखो, सबसे ज़्यादा घातक ये परमाणु बम जो है, घातक उस समय नहीं होता जब फूटता है, ज़्यादा नहीं घातक होता है, मतलब आसपास के एरिया को लेगा लपेटे में, आसपास जो भी चीज़ें हैं वो विस्फोट कर देगा, मार दुड़ुम दुड़ुम एकदम, आदमी ऐसा उड़ा देगा। लेकिन ये घातक हाइड्रोजन बम से ज़्यादा घातक, देखो हाइड्रोजन बम तो बहुत ही घातक है, लेकिन ये घातक फूटने के मामले में नहीं है, ये बाद में तबाही लाता है। अब बाद में कहते कैसे तबाही लाता है इसको समझिए। जब ये फूटेगा तो आसपास की बिल्डिंग तो तबाही करेगा, साथ ही साथ इससे निकलता क्या देखो, ठीक, देखो इससे क्या है, जब ये फूटता है, मान लो जब जैसे विस्फोट हुआ तो गामा किरणें निकलती बहुत ज़्यादा मात्रा में, गामा किरणें, ठीक है, गामा किरणें बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, यक्स किरणें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, यक्स किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें भी निकलती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, पराबैंगनी, ठीक, ये सब बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में निकलती है, यक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो गामा किरणें या यक्स किरणें जो होती है, ये क्या करती हैं, जैसे निकलेंगी तो अगर आदमी मिलो और यक्स किरणें निकली बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो ये शरीर का छेद देती हैं, एकदम छेद छाड़ के पूरा बेकार कर देगा आदमी का पूरा, एक तरीके से। बात समझ पा रहे हैं कौन, ये यक्स किरणें, एक्सरे जो होती है, यक्स किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि कोई भी चीज़, मोटी से मोटी चीज़ है उसको पार करके एकदम निकल जाती है। तो भैया ये जो यक्स किरणें है, जैसे जहाँ फूटा वहाँ तो पूरा एरिया तबाह ही कर दिया इसके विस्फोट ने। इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ हो जाता है, लगभग 300 डिग्री से ज़्यादा है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता खौलता हुआ पानी होता है, और वहाँ हाथ डरियो ऐसे हैं, 100 डिग्री में तो वहाँ हाथ जल जाइए, 300 डिग्री कितना ज़्यादा होता है, 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर हो जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, इससे प्लस में टेम्परेचर रहता है बहुत हाई, इससे आगे बढ़ता चला जाएगा। आप सोचिए जब ये न्यूनतम टेम्परेचर है, इससे हाई तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने टेम्परेचर में आदमी की जो आसपास का आदमी होगा वो तो बर्बाद ही हो जाता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब ये विस्फोट होता है तो यहाँ पर शॉक बहुत तेजी से उत्पन्न होता है, शॉक झटके इतनी तेजी से उत्पन्न होते हैं जिससे बिजली जो तुम्हारे आसपास की बिल्डिंगें होंगी वे सब टूट फूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में शॉक उत्पन्न होता है। ठीक है, शॉक वेव ये कह सकते हैं, शॉक वेव यही कह सकते हैं, क्या कहेंगे, शॉक वेव। शॉक का मतलब झटका, वेव मतलब तरंगे, झटका देने वाली तरंगे बहुत तेजी मात्रा में उत्पन्न होती है। तभी देखो जब बम फूटता है तो गाड़ी वाड़ी इसे उड़ते दिखाई देती कि नहीं। तो जब ये फूटेगा तो भैया आसपास के घर वर्जन तुम्हारा बने चाहे जितने मजबूत वाले पिलर वलर लगाए हो, मारेगा दुम से इतना तगड़ा झटका मारेगा कि जो आसपास के घर, मोटरसाइकिल, बाइक में सब उड़े उड़े घूमेंगे एकदम, जैसे साउथ की पिक्चरों में उड़े उड़े घूमती ऐसे आसपास का एरिया बिल्कुल तबाह, पेड़ वेड़ सब उखड़े उखड़े सब उड़ जाएंगे। ये किसके द्वारा, शॉक वेव के द्वारा। किसके द्वारा, शॉक वेव। उखाड़ने फुखाड़ने का काम कौन करता है, शॉक वेव, इसी से जनरेट होती है। यक्स किरणें जो होती हैं पूरी तरीके से आदमी है कोई चीज़ है जो छेदते हुए पारते हुए चली जाती है एकदम। बात समझ पा रहे हैं। यक्स किरणें जो होती हैं, जब तुम्हारा एक्सरा निकालेगा थी, एक्सरा हड्डी का एक्सरा निकला दो गाँव का एक्सरा, तो एक्सरा में क्या होती है वो पूरे शरीर का पार कर जाती है, तनक बिल्कुल कई एक सेकेंड से बहुत ही थोड़े समय के लिए वो डाली जाती है किरणें। बात समझ पा रहे नहीं। तो यक्स किरणें जब लगातार निकल रही एकदम स्पीड में, तो जौन आदमी, जानवर, पशु पक्षी जितनी चीज़ें सबका छेदते हुए पारते हुए चली जाती हैं। परावैंगनिक किरणें ये तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घातक होती है। एक है बाद ये गामा किरणें, ये तो इतनी खतरनाक है, और परावैंगनिक किरणें ये इतनी खतरनाक है कि मान लो जब हमने आपको बताया कि लगभग 5 किलोमीटर की रेंज में, 5 किलोमीटर की रेंज में
ऐसी विनाशकारी तबाही है, झटका वटका वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आसपास के जहाँ पर फूटा है बम वहाँ पे के चारों तरफ 5 किलोमीटर की रेंज में लगभग ये सब चीज़ें हो रही होंगी। ठीक, आप सोच रहे हैं 5 किलोमीटर के आगे वाले लोग भी सोचेंगे हम सेम, वो सेम नहीं है। 4-5 दिन जैसे ही बम फूटा उसके बाद ये भयानक तबाही करेगा। उसके बाद का तबाही करता है, उसके बाद ये तुम्हारी पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, ये जाएंगी और जा कर 5 किलोमीटर से आगे वाले रेस पूरी एरिया में फैलेगा। मान लो इसे ये बम है, ये बम फूटा और इसके 5 किलोमीटर तो तत्काल तुम्हें प्रभाव दिखेगा, तत्काल। अब 5 किलोमीटर के बाद जो बाकी बचे वाले लोग हैं इनकी भी तबाही चालू होगी। ये क्या तबाही चालू होगी कि ये सब किरणें चारों तरफ एरिया में फैलेगी। जब विस्फोट बंद हो चुका है तब ये किरणें, इसको हम विकिरण कहेंगे, और ये चारों तरफ फैलेगा विकिरण चारों तरफ है, और गामा किरणें होंगी, पराबैंगनी किरणें होंगी, घातक एक्स किरणें सब होंगी। और जब ये पहुंचेंगी तो वहाँ पे जो बचे हुए लोग हैं, ये गामा किरणें कैंसर का रोग कर देता है, दमा का रोग कर देता है, हृदय रोग, हृदय बर्बाद हो जाता है। अंदर क्या जो तुम्हारी बॉडी के जितने पार्ट हैं डीएनए को प्रभावित कर देगा, बॉडी के सारे पार्ट्स को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। खाना वाना जो खाना वगैरह होगा, खाने वाली जो चीज़ें होंगी उसमें भी ये सब विकिरण वगैरह घुस जाता है। अगर आदमी कोई सोच रहा है कि हम बच जाएंगे तो वो 20 किलोमीटर की रेंज में जो भी है, यानी ये 20 किलोमीटर की रेंज में जितने चारों तरफ आएंगे वे तो बच ही नहीं सकते हैं हर हाल में। उसके बाद वालों की संभावना कुछ रहती है बचने की। उनके बाद संभावना क्या रहती है कि भैया वो जहाँ वहाँ से निकल जाएँ। एक तो 20 किलोमीटर की रेंज में जो लोग हैं वो क्या है, खाना पीना वहाँ का कुछ ना खाएं, 4 दिन तक अपने शरीर को खूब कवर रखें, बहुत ढका रखें। बात समझ रहे हो कि बाहर बिल्कुल निकाले ना, 4 दिन तक पड़े रहें। रेस्क्यू टीम आएगी। अब रेस्क्यू टीम कौन होती है, वो कपड़े वपड़े जो आएंगे जहाँ बम फूटा तो वो ले जाएगा आपको वहाँ से एरिया से 50 किलोमीटर दूर जहाँ पर बम फूटा हुआ है वो। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं, वहाँ से ले जाएगा। उसके बाद फिर एक टेबलेट खिलाई जाती है, उसका हमें नाम नहीं याद है, क्या नाम है उसका, हाँ पोटेशियम आयोडाइड की, सॉरी, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड की टेबलेट खिलाई जाती है। किसकी खिलाई जाती है, पोटेशियम आयोडाइड की टेबलेट खिलाएंगे। और टेबलेट ये क्या करती है ना कि ठीक हो जाएंगे। तो टेबलेट खिलाने से प्रभाव थोड़ा इफेक्ट जो है इनका ये गामा रेस, ये दुनिया भर की चीज़ें दिखाई दे रही है, इनका इफेक्ट आप पे बॉडी पे थोड़ा कम होगा। ये नहीं कि पोटेशियम आयोडाइड से ठीक हुई जी, ना हमें कुछ नहीं है, सब कुछ ये सब बर्बाद हो, बर्बाद सभी को होना है। लेकिन जो ये फिर इतनी दूरी पे जाने के बाद फिर ये टेबलेट वगैरह खिलाई जाएंगे जिससे प्रभाव थोड़ा सा कम होगा आप पर। ठीक है, और जो नहीं 20 किलोमीटर के रेंज में रहेगा, अगर वो कोनो चीज़ भी खा ली तो वो ये रेस के अंदर घुसी रहेंगे। पदार्थ के अंदर जितनी चीज़ें खाने वाली होती हैं, आपकी ब्रेड हो गई, रोटी, जो भी चीज़ भी बची होगी, आप सोच लो कि हम खा लेंगे, तो खा लोगे तो फिर अंदर जाके आप उनको खाओगे क्योंकि उसमें सारी रेस घुस चुकी हैं। और खाओगे अंदर जाके तुम्हारे जितने फेफड़े वेफड़े सबको बर्बाद कर देगा, पेट एट सब अमाशा सब पचौनी उचौनी सब बर्बाद कर देगा वो। समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा विकिरण इसका खतरनाक होता है, इतना ज़्यादा इसका खतरनाक होता है। यानी पहले दिन तो विस्फोट होगा 4-5 किलोमीटर के रेंज में। ठीक, तो पहले हमने आपको क्या बताया, चलो हो गया, हाँ, पहले हमने आपको क्या बताया कि भैया पहले दिन तो ज़्यादा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस समय फूटा है, मतलब खास प्रभाव पड़ेगा भैया, इतनी बिल्डिंग सब उड़ जाएंगी। तो उस एरिया का जो 1 किलोमीटर का अंदर का एरिया है वो तो सब बर्बाद होगा। लेकिन बाद वाले लोग जो सोचें कि हाँ उनके मान लो कहीं शिवराजपुर है और यहाँ के ये शिवराजपुर वाले लोग यहाँ फूट गया तो यही वाले लोग परेशान हैं, चौबीस पर सोचेंगे हमारे इधर कहाँ कुछ होगा, तो भैया कानपुर तक होगा बर्बादी। समझ रहे हो कि आस पास के चारों तरफ, उधर कन्नौज, इधर कानपुर, इधर जितने एरिया है सब पूरा बर्बाद होगा। और खाना, जीव जंतु, मनुष्य जितने हैं सब कुछ इससे रेडिएशन से प्रभावित होंगे। और ये रेडिएशन इतना खतरनाक होगा कि ये अगर डीएनए में प्रवेश कर जाएगा तो डीएनए का बर्बाद करके रख देता है। जो आपको पता होगा, जो जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें जापान के 2 शहर थे, एक था हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा, और दूसरा कौन सा था, नागासाकी। साकी लिखाया था कि साकी लिखा था पता नहीं, तुम देख लो। हिरोशिमा और नागासाकी। तो भैया पहला हिरोशिमा में गिराया गया था, पहला जो बम गिराया गया था वो कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में, ठीक है, और दूसरा नागासाकी में गिराया गया था। पहला हिरोशिमा में तो ये गिराया गया था शायद 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को और ये 3 दिन बाद ये 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 को। तो भैया ये जो बम गिराया गया था ना, ये वाले दोनों, ये बड़े ही खतरनाक थे। पहले ये शहर में गिराया गया था हिरोशिमा में, दूसरा नागासाकी में गिराया गया था। जो पहला बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल मैन, बम का नाम रख दिए इनका था लिटिल बॉय, और दूसरे वाले बम का नाम रख दिए फैट मैन। क्या नाम रखे, फैट मैन। अमेरिका वाले गिराए रहे जापान के शहर में, क्योंकि भैया द्वितीय जो युद्ध चल रहा था तो उसमें जापान ज़्यादा ताकतवर था, और अगर ये बम वगैरह ना होते तो जापान है जरूर बहुत छोटा देश, यह इस समय लीडर होता पूरे वर्ल्ड का, अमेरिका नहीं होता, जापान होता।
लेकिन ये जब से ही बम की खोज हो गई तो अमेरिका ने तुरंत तत्काल पर कार्रवाई की और उस पर बम गिरा दिया। बम गिराने के बाद वहाँ के जो ये प्रमुख शहर थे इतने बर्बाद हो गए, वहाँ के लोग आज भी जो है अपंग पैदा होते हैं। आज के बच्चे वहाँ पे जो पैदा होते हैं अभी भी अपंग, कोनो की मंद बुद्धि वाले हैं। ऐसे बच्चे भी इन दोनों शहरों के अभी तक उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है। 1945 से लेकर के 70 साल से भी ऊपर समय हो चुका है, अभी भी वहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरा इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देता है उन लोगों को। बात समझ पा रहे कि नहीं? कोनो मंद बुद्धि वाला, कोनो के हाथ नहीं तो कोनो के पैर नहीं, ऐसे बच्चे अभी पैदा होते हैं वो विकिरण के कारण, क्योंकि डीएनए जो है वो उस डीएनए को भी परिवर्तित कर देता है तुम्हारा ये परमाणु बम। ठीक है, और उस समय जो ये बनाया गया था तो उसका नाम भी याद रखना, ये पूछा जाता है, लिटिल बॉय ऑफ फैट मैन। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को ही गिराया गया था। ठीक है, पहला वाला शायद यूरेनियम का था, दूसरा वाला पोलोनियम का, ये एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग इसको देख लेना करें। ठीक, तो कितनी ज़्यादा बर्बादी और तबाही होती है परमाणु बम से, आप समझ पाए कि नहीं? ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो हम आपको लिखा देते हैं, या फिर लिख लेना खुद है, लिखा दें। ये तुम्हारे सिलेबस में है, देखो। अच्छा, तो बस परमाणु बम के बारे में अब देख लो, बस अगर आएगा तो आप जितनी बातें हमने बताई वैसे लिख लोगे। ये थोड़ा सा हमने लिख दिया है। परमाणु बम का दूसरा नाम नाभिकीय बम होता है। ये एक ऐसी युक्त होती है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनी पदार्थ में, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनी पदार्थ ये हैं। ठीक है, विखंडनी मतलब टूटने वाले। अब विखंडनी पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखी जाती है। यानी विखंडनी पदार्थ में कौन अभिक्रिया होती है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ये लिख दो। तब उस पदार्थ से, और जैसे ही न्यूट्रॉन में टक्कर मारेंगे तो उस पदार्थ से क्या होगा? अल्प समय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बात समझ पा रहे हैं? क्या होता है फिर इसके बाद इसमें बताओगे कि भैया इसमें जो विखंडनी पदार्थ है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इनको क्या किया जाता है? इनके 2 टुकड़ों को ऐसे साइज में रखा जाता है जिनका साइज, ये लिख लेना आपको, जिनका साइज क्रांतिक साइज से कम हो। ठीक है, क्रांतिक साइज से कम हो, और इसको एक बहुत ही मोटे लोहे के कवर में बंद करके पैक करके रखा जाता है। जब हमें इस बम को फोड़ना होता है, इस समय लिख लेना, या विस्फोट कराना होता है, तो हमें क्या करना होता है कि इन दोनों साइजों को मिला दिया जाता है, जिससे इस विखंडनी पदार्थ का साइज क्रांतिक साइज के बराबर हो जाता है, और उसी समय हम इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी करा देते हैं। बमबारी कराने पर ये विस्फोट हो जाता है और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया चालू हो जाती है, जो कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, जिससे इसका बारीक कवर टूट जाता है और वातावरण में भारी तबाही आती है। जिससे क्या होता है? इससे गामा किरणें, साथ साथ एक्स किरणें, और साथ ही साथ परावैंगनिक किरणें, है ना, बहुत सारी घातक किरणें निकलती हैं जो कि मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं को बर्बाद कर देती हैं। साथ ही साथ इससे शॉक्स वेव्स निकलती हैं, और शॉक्स वेव जो है इतनी ज़्यादा तबाही लाती हैं कि जो इतने झटके उत्पन्न करते हैं, जिससे कि आसपास के जो तुम्हारे जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो टूट जाती हैं या बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये विकिरण है इतना ज़्यादा तबाही करता है कि जिस दिन ये विस्फोट होता है उसके 3-4 दिन बाद 20 किलोमीटर के रेंज में भी लोगों की बर्बादी करता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? इस विकिरण के द्वारा आदमी को कैंसर रोग, दमा रोग, फिर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और इसका प्रभाव कई सालों तक देखने को मिलता है। जापान और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए गए थे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को उस बम का नाम था लिटिल बॉय, तथा हिरोशिमा नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 का, उसका नाम था फैट मैन। और इन लोगों ने इतना ज़्यादा भीषण तबाही की थी कि आज तक वहाँ के जो बच्चे और संतान उत्पन्न होती हैं वो मंद बुद्धि या क्षतिग्रस्त पैदा होती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप इसमें लिख लोगे, बस परमाणु बम खत्म। कल हम आपको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जो है टॉपिक, कौन सा है वो? नाभिकीय रिएक्टर, इसको बताएंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? बाकी इतना तैयार रखो।